हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 1 से लगा करके आईपीसी की धारा 5 तक के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 1? आईपीसी की धारा 1 कहती है कि संहिता का नाम और इसका विस्तार क्षेत्र, यानी कि संहिता का नाम जो है भारतीय दंड संहिता होगा और इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरा भारत रहेगा। अब जम्मू कश्मीर इसमें शामिल क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में रणवीर सिंह नाम के शासक हुआ करते थे। तो ये जो भारतीय दंड संहिता है जम्मू कश्मीर में रणवीर पिनल कोड के नाम से जानी जाती है। हमारे भारत में इंडियन पिनल कोड है और पाकिस्तान में पाकिस्तान पिनल कोड है और जम्मू कश्मीर में इसको रणवीर पिनल कोड के नाम से जाना जाता है। अब हम बता दें कि इस संबंध में जो है भारतीय दंड संहिता का जो निर्माण है वो 1860 में हुआ था। अब 1860 में ना तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ना हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और ना ही जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ था, ना ही जो है वर्मा आज़ाद हुआ था जिसको आज म्यांमार अपन बोलते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे देश जो थे वो अंग्रेज़ों के कब्जे में थे और ये पूरा भारत एक ही कहलाता था। तो ऐसे समय में क्या था कि जैसे जैसे देश अलग होते चले गए इनके नाम भी इंडियन पिनल कोड के नाम, मतलब जो है ये पिनल कोड जो है संहिता, इसके नाम भी चेंज होते चले गए। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान पिनल कोड अलग हो गया और हिंदुस्तान में जो है इसको इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाने लगा। कुल मिला के है तो ये वही भारतीय दंड संहिता जिसमें सभी धाराएं हैं। पाकिस्तान में भी वही सभी धाराएं हैं, हिंदुस्तान में भी और जो है म्यांमार में भी, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस संहिता के अंतर्गत ही दंड के प्रावधान किए गए हैं। यानी कि पाकिस्तान में भी धारा 302 के अंतर्गत फांसी की सजा है और हिंदुस्तान में भी यही नियम है। तो कुल मिला के लगभग एक जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर इधर उधर करके और संहिता को बना दिया गया है। और ये संहिता सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में, मतलब कि एशिया के बहुत सारे देशों में चल रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं तो संहिता का विस्तार हमने देखा कि ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 2 के बारे में। आईपीसी की धारा 2 क्या कहती है? ये कहती है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी कि इस संहिता के अंतर्गत जो व्यक्ति भारत में रह करके अपराध करेगा उसको जो है दंड दिया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया। कुल मिला के यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भारत में है और वो यदि कोई ऐसे अपराध जो है कारित करता है तो उसको यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप करेगा, यानी या तो कोई कार्य करेगा या कोई कार्य करने में लोप करेगा तो क्या वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। यहाँ पर ये बताया गया है। लेकिन इस संहिता के अंतर्गत कौन कौन दंडनीय नहीं होगा ये भी अपवाद स्वरूप बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, इन तीनों को जो है इस संहिता से मुक्त रखा गया है, यानी कि इस संहिता के अंतर्गत उनको दंड नहीं दिया जाएगा। कौन कौन को? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को और प्रधानमंत्री को। इसके पहले मैं बता दूं कि इसमें जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है पहले थे, इनको दंड के प्रावधान इस संहिता के अंतर्गत नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया गया है। 1975 में जो है 40वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसको इसमें शामिल किया गया है, यानी कि 40वां संशोधन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल कर लिया गया कि अब यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं होते। और कौन दंडनीय नहीं होता? और विदेशी सम्राट, जो कोई विदेशी सम्राट है उसको भी इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं किया जा सकता। और कौन? राजदूत एवं राजनयिक अभिकर्ता, यानी कि अन्य देशों के जो राजदूत हैं, अन्य देशों के जो राजनयिक हैं जो भारत में रहते हैं, उन लोगों को भी इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं किया जाता, यानी कि उन्हें एक विशेषाधिकार इस संबंध में दिया गया है। और तो और उनके परिवारजनों को भी इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं किया जाता। बल्कि यदि वो कोई दंड करते हैं, मतलब वो कोई अपराध करते हैं, तो उन्हें उनके देश में जो कानून है
उसके अंतर्गत उस देश के द्वारा दंडित किया जाता है, हमारे देश के द्वारा दंडित नहीं किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि विदेशी शत्रु, जो विदेशी शत्रु होते हैं उस पर भी भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है, क्योंकि विदेशी शत्रु जो होते हैं उन शत्रुओं के ऊपर जो है अन्य कानून लागू होते हैं, जो युद्ध के जो कानून होते हैं वो उन पर लागू होते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उनको दंड नहीं दिया जाता। और कौन होते हैं? विदेशी सेना। विदेशी सेना जो है, जो किसी अन्य देश की सेना है, उस पर भी भारतीय दंड संहिता के कानून लागू नहीं होते हैं। यदि उनका कोई सैनिक यहाँ पे पकड़ लिया जाए तो उसको जो है युद्ध कानून के अंतर्गत दंडित किया जाता है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं। अच्छा, युद्ध के अपराध, युद्ध से संबंधित जितने भी अपराध हैं उन सारे अपराधों को जो है इस भारतीय दंड संहिता से मुक्त रखा गया है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 3 के बारे में। आईपीसी की धारा 3 क्या कहती है? ये कहती है भारत में किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड, भारत से परे किए गए लेकिन जो है भारत के अंतर्गत जो है दंडनीय माने गए ऐसे अपराध जो हैं उनके लिए यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर है और बाहर रह करके वो ऐसे कोई कार्य करता है जो भारत को क्षति पहुंचाते हैं, मतलब कि कोई जो है वेबसाइट हैक कर ली और उसके अंतर्गत जो है जो भी इस प्रकार के अपराध किए, तो जो भारत के बाहर भले उसने अपराध किए लेकिन भारत के लिए जो अपराध किए गए हैं उसके लिए उसको भारत में दंडित किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भारत के बाहर या कोई विदेशी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो भी वो दंडित होता है ना। या मतलब कुल मिला के हम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वो तब दंडनीय होगा जब वो भारत से संबंधित अपराध करेगा, चाहे वो भारत के बाहर रहता हो। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। अब इसमें क्या है, जो है इसमें पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र जो व्यक्ति हो उसको दंडित किया जाएगा। भारत से परे किए गए किसी कार्य या लोभ के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया हो। इस प्रकार से यदि भारत का कोई व्यक्ति है और वो विदेश में रहता है, विदेश में रह करके वो किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा, यानी कि उसका प्रत्यर्पण करके यहाँ बुलवाया जा सकता है, उसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया। अब क्या हम आईपीसी की धारा जो है 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहती है आईपीसी की धारा 4? ये कहती है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, यानी कि राज्य से बाहर यानी कि हमारे देश से बाहर किए गए अपराधों के लिए जो है इस संहिता का विस्तार जो किया गया वो यहाँ पर बताया गया। क्या? भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक द्वारा किया गया कार्य, जो मैंने अभी हाल बताया कि भारत का जो नागरिक है वो विदेश में रहता है और विदेश में जाकर के कोई ऐसा अपराध कर देता है, कोई भी अपराध कर देता है, तो भारतीय विधि के अनुसार यानी कि इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा। यदि वो किसी व्यक्ति की हत्या वहां पर कर देता है, मतलब भारत का कोई नागरिक है वो युगांडा में जाकर के और किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो वो भारतीय विधि के अनुसार दंडनीय होगा और उसको इसी अनुसार दंड दिया जाएगा इस संहिता के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या दिया गया, मतलब धारा 4 का दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि भारत का व्यक्ति दूसरी जगह जाके अपराध करे तो उसको दंड। दूसरा क्या है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, यानी कि चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे वो पानी में चलने वाला जहाज हो, यदि वो भारत के द्वारा रजिस्टर्ड है, भारत में रजिस्टर्ड है, तो उस विमान पर किया गया जो भी अपराध है वो ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि वो भारत के अंदर किया गया अपराध है। तो इसमें लिखा है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध जो है इस संहिता के अंतर्गत लागू उस पर होते हैं। तो इसमें और हम पढ़ लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 5 के बारे में। आईपीसी की धारा 5 क्या कहती है? कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना,
यानी कि कुछ विधियां ऐसी हैं जिन पर इसका प्रभाव नहीं होगा। मतलब कि कुछ विधियां कैसी हैं, मान लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता में जो कानून दिए गए हैं, जो दंड के प्रावधान दिए गए हैं, उससे संबंधित ही किसी अन्य विधि को बना दिया गया है या किसी अन्य कानून को, किसी एक्ट को बना दिया गया है, तो वो उस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय होगा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा। मान लेते हैं कि जैसे कि इसमें भारतीय दंड संहिता में विवाह संबंधी अपराधों के बारे में भी दिया गया है, जो आईपीसी की धारा 493 से लेकर के आईपीसी की धारा 498 तक है, यानी कि विवाह संबंधी अपराध। अब क्या हुआ कि भारतीय संविधान मतलब भारतीय विधि के अनुसार जो है हिंदू विवाह अधिनियम अलग से बना दिया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से बना दिया गया। तो अब जो भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करेगा उसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड ना दिया जा करके हिंदू विवाह अधिनियम या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत उनको दंडित किया जा सकता है। यानी कि विधियां यदि बना दी गई हैं, एक्ट यदि बना दिए गए हैं, अधिनियम यदि पारित कर दिए गए हैं, तो वो फिर अधिनियम के अंतर्गत दंडित होंगे, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित नहीं होंगे। यहाँ पर धारा 5 में ये बताया गया। क्या लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं एक बार। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिक, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या अभित्यजन को दंडित करने के लिए किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेंगे। यानी कि इसमें इस प्रकार से मैंने बता दिया, जो पहले बताया उस प्रकार से, कि यदि कोई भी व्यक्ति है तो उसको जो है इस प्रकार से दंडित किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें, यह धारा विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित की गई है। इस अधिनियम का निर्माण यद्यपि इस आशय से किया गया था, पढ़ लेते हैं क्या आशय दिया है, कि यह देश की एक सामान्य दंड विधि होगी, परंतु साथ ही साथ यह भी सोचा गया कि इसको पूर्ण बना देना ठीक नहीं होगा। अतः ऐसे अपराध जो कि किसी स्थानीय या विशिष्ट विधि के अंतर्गत, यानी कि किसी व्यक्ति कहीं की स्थानीय विधि हो या कोई विशिष्ट विधि हो, मान लेते हैं किसी समाज के द्वारा या किसी जाति विशेष के द्वारा किसी विधि के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो विधि हैं, जो कानून हैं, मतलब मुस्लिम व्यक्तियों के जो कानून हैं वो उनकी एक विशिष्ट विधि है, तो उनको उनके अनुसार दंडित किया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है ना, मतलब ये एक सामान्य कानून है, विशिष्ट कानून नहीं है। विशिष्ट विधि जो है अपने अपने जाति धर्म के अनुसार भी यहाँ पर लागू होती है। जैसे मुस्लिम व्यक्तियों के लिए अलग कानून है और हिंदू व्यक्तियों के लिए अलग कानून है। तो कुल मिला के भारतीय दंड संहिता तब लागू होगी जब दोनों विधियों, मतलब कि किसी अन्य विधि जहाँ पर लागू नहीं होती है वहाँ पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। इस प्रकार से हम देख लेते हैं, इस संहिता की परिधि से बाहर कर दिया गया है। किसको बाहर कर दिया गया है? जो विशिष्ट जाति विशेष के लोगों के जिनके कानून अलग बने हुए हैं। जैसे मुस्लिम में जो शरीयत कानून बना हुआ है तो उसके अंतर्गत जो है उनको दंड दिया जा सकता है। भारतीय कानून में भी इस प्रकार की, जैसे वेद पुराण जो दिए गए हैं, हमारे धार्मिक शास्त्र जो दिए गए हैं, उसके अनुसार जो माना गया है उस प्रकार से दंडित किया जा सकता है। कुल मिला के विशेष परिस्थितियों में जो है इस कानून को, इस संहिता को उनसे अलग कर दिया गया है। ये एक सामान्य विधि है, धारा 5 में बताया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आईपीसी से संबंधित और भी अन्य धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी कि 1 से लेकर के और 511 तक धाराएं आईपीसी में हैं, उन सभी धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। तो ये आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आने वाले सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको आईपीसी के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।